और यह बताते हुए कि संभवतः 15 अक्टूबर के बाद से कुछ फाइनल कक्षाओं के संचालन हेतु कोई स्पष्ट निर्देश आएगा। जैसा कि अभी तो आज मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसमें था कि एक कक्षा में 12 बच्चे बैठेंगे तो बहुत कम लिमिट है, तो जितना अधिकतम हो सकता है हम लोग निर्देश की अपेक्षा कर रहे हैं और उसी निर्देश के अनुसार जो है फिर तुम लोगों को भी यह सूचना दी जाएगी कि विद्यालय कब से आना है। तो ड्रेस, आइडेंटिटी कार्ड और अपने साथ अपने गार्जियन का सहमति पत्र जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि बिना उसके हम लोग विद्यालय में वैसे बच्चों को आने से रोकेंगे, क्योंकि वो आवश्यक है। जैसा कि बताया जा रहा है कि सहमति पत्र का होना भी आवश्यक है। उसके पहले तक जो भी विद्यालय में व्यवस्थाएं हम लोगों के स्तर से हो सकती है उसे की जाएगी। तब तक ये कक्षाएं जो चल रही हैं दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनल पर उसको भी फॉलो करें, और साथ ही साथ हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस के संचालन में यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बनाकर जो हम लोग डाल रहे हैं उसका भी अधिक से अधिक लाभ लें, ताकि बोर्ड की परीक्षा में किसी प्रकार की हम लोगों में कमी न रह जाए। और संयोग से विद्यालय का रिजल्ट तब तक अच्छा ही रहा है। हाई स्कूल का पिछली बार 99% था और इंटरमीडिएट का भी 80 के ऊपर 81 या 87%, 81% संभवतः रिजल्ट था। तो मैं चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी 100% हो जाए। बच्चे ज़रा ध्यान से पढ़ें और इस पर ध्यान दें कि हमें मन से परीक्षा देनी है, और मन से परीक्षा देने के लिए हमारे पास जानकारी का भी होना आवश्यक है। तो कई जगहों से तुम जो है कुछ न कुछ सीख रहे हो, साथ ही साथ विद्यालय का भी उपयोग करो, ऑनलाइन क्लासेस का भी उपयोग करो, जिससे तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर अगला अध्याय सरल परिपथ बताना चाहूँगा। हालांकि कोर्स में इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो है चले गए हैं, लेकिन क्योंकि 30% कोर्स जो है वह डिडक्ट किया गया है इतने दिनों तक कक्षाओं के संचालन न होने के कारण, तो इसमें से आवश्यक चीज़ें मैं जो है मुख्य रूप से मैं बोल जा रहा हूँ, जिससे तुम्हें ध्यान रखने में सहयोग मिले। तो मैं जो बता गया था अब तक, उसके बाद आगे मैं कह रहा हूँ। पहली चीज जो हमने शुरू की थी, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, वैद्युत तीव्रता, द्विध्रुव के कारण, मतलब इस तरह से हमने वैद्युत क्षेत्र और तीव्रता, विभव आदि की बात किया, और कितना आवेश रह सकता है और कितने आवेश के कारण कितनी तीव्रता हो सकती है, उसके कारण गॉस का प्रमेय भी गॉस थ्योरम की जानकारी हम लोगों ने। फिर उसके बाद आवेश रहता कहाँ है, किसी चालक पर, तो चालक पर जो आवेश है, किसी चालक पर कितना आवेश हो सकता है, इससे संबंधित हम लोगों ने टर्म पढ़ा धारिता। किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता, या किसी चालक पर जितना अधिकतम आवेश रह सकता है उसे इस चालक की धारिता कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि किसी चालक की धारिता बढ़ाई कैसे जा सकती है, तो इसके लिए समायोजन की बात की हम लोगों ने, संधारित्र, और इससे संबंधित अन्य टॉपिकों के बारे में भी बहुत सारे समीकरण, इक्वेशन भी हम लोगों ने देखा, जिनमें न्यूमेरिकल वगैरह बनाए जा सकते हैं, गणना की जा सकती है। हर चीज की धारिता के लिए गणना की जा सकती है। धारिता के लिए इक्वेशन था धारिता C बराबर Q भी, और फिर संधारित्र की बात की तो इसमें हम लोगों ने देखा कि संधारित्रों के मुख्य रूप से 2 प्रकार, समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्र। फिर संधारित्रों का संयोजन हमने पढ़ा, संधारित्रों का संयोजन,
तो इस संयोजन में हम लोगों ने देखा कि श्रेणी क्रम में भी करते हैं तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और यदि समांतर क्रम में करते हैं तो c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3, यानी धारिता बढ़ती है समांतर क्रम में जोड़े जाने पर और श्रेणी क्रम में धारिता घटती जोड़ने पर। फिर ऊर्जा के लिए हम लोगों ने चालक की भी ऊर्जा देखा और संधारित्र की भी ऊर्जा देखा और एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा के लिए भी हम लोगों ने देखा, और एक इक्वेशन हमने और भी दिया था हाफ कि एप्सिलॉन नॉट इसका यह इक्वेशन हम लोगों ने देखा था कि तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने देखा था, इसे लिखा भी था हम लोगों ने, समझाने का प्रयास किया था मैंने कि हाफ सी भी स्क्वायर यह टाइप था, भी बराबर E होता है E इंटू डी का स्क्वायर, ऐसे लिख रखे थे सी ई स्क्वायर डी स्क्वायर, यह भी टर्म था। तो और उसकी स्थिति और भी एक समीकरण हमने बताया था हाफ एप्सिलॉन नॉट इसका जो पहले मैंने लिखा था इसी से कि एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। उसके बाद अब ये आवेश तो है, लेकिन आवेश क्या करता है कि आवेश विभवांतर उत्पन्न किए जाने पर आवेश जो है वैद्युत ऊर्जा का वाहक तो वैद्युत ऊर्जा का वाहक है इलेक्ट्रॉन, और परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर धनायन बचता है, तो धनायन जो है वह वैद्युत ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है, प्रतिरोधक। तो धनायन रोकता है और इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो चालन भी और प्रतिरोध भी दोनों ही चीजें उसी चालक में है, इलेक्ट्रॉन में है वाहक और धनायन है उसके प्रतिरोधक। अब फिर उसमें हम लोगों ने के नियम का नियमन वगैरह किया था। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है। सिंपल सी परिभाषा दे रखा था हमने कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वहाँ I बराबर Q/T। लेकिन फिर हम लोगों ने देखा कि यदि एकांक समय है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर यह एक समीकरण पाया था, T बराबर 1 था। फिर ओम के नियम का नियमन हम लोगों ने किया, उसमें यह समीकरण पाया था हमने B बराबर m/n² L/A और इंटू I, जहाँ इसी जगह हम लोगों ने कहा था कि यह R है, R बराबर m/n² इंटू L/A। यहाँ से फिर लिखा था R प्रोपोर्शनल टू L/A और यहाँ हमने लिखा था V प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ m/n², इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहा था, यानी विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जबकि चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसके 2-4 अमेरिकन भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। फिर ये टाउ क्रांतिकाल था, तो उनके नियम में कंडीशन थी, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए
तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसी चीज को ट्रांसलेट यदि करते हैं, इन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये हम लोग ओम के नियम में देख रहे थे। ये सारी चीजें जो है अब धारा से संबंधित हम लोगों ने देख लिया था। तो धारा प्रवाहित होने के लिए मुख्य चीजें जो थी वो हमने देखा कि चालक होना चाहिए, चालक में धनायन पहले ये परमाणु है जो कभी ऊर्जा दी जाएगी तो ये आवेशित हो जाएंगे, इसे इलेक्ट्रॉन करके एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे, ये धन आवेशित हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी साथ ही साथ इसमें है। तो जब ऊर्जा दी जाएगी तो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ ले चले। मान लेते हैं कि यहाँ बाहर से ऊर्जा देने का कार्य किया गया, तो यह यदि इस तरह से होगा, यानी चालक के सिरों पर विभवांतर अप्लाई करना आवश्यक है। केवल चालक में स्वतः ही इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको रोक रहा है धनायन। यदि वो अभी धनायन तब उत्पन्न हो रहा है जब विभवांतर अप्लाई किया जा रहा है। तो अब ये चालक जो है इसमें है क्या क्या, इलेक्ट्रॉन भी और धनायन भी, इलेक्ट्रॉन भी और धनायन भी दोनों। तो इलेक्ट्रॉन जो है वैद्युत ऊर्जा का वहन करता है, वाहक है, और धनायन प्रतिरोध देने का कार्य करता है। तो ये हम इसके बारे में तो हम अब तक पढ़ चुके हैं। ये बाहर से ऊर्जा दे रहे थे, इसको हम लगा दे रहे थे, लेकिन इसकी चर्चा नहीं कर रहे थे। यानी बाहर से वैद्युत ऊर्जा देने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी, सेलों की। तो सेलों की चर्चा थोड़ी सी कर दी जाए। सेल वैद्युत ऊर्जा के स्रोत है, वैद्युत ऊर्जा के स्रोत है। और इलेक्ट्रॉन वाली सेलों का संकेत हम लोग धन और ऋण, ये बड़ा वाला है तो इसे धन कहते हैं, जो छोटा वाला है इसे ऋण कहते हैं। और धन और ऋण के बीच में विभव का अंतर है, धन माने अधिक, ऋण माने कम। तो अधिक से कम की तरफ, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, धन से ऋण की तरफ है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के बाद इसके विपरीत दिशा में हम, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन है इसके प्रवाह की दिशा के विपरीत आवेश के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सेल एक युक्ति है। सेल क्या है, सेल एक युक्ति है। इसमें होता क्या है, रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। और इसी वैद्युत ऊर्जा का वहन इलेक्ट्रॉन परिपथों में करते हैं। तो जब हम किसी तो एक सिंपल सर्किट का संकेत हम ऐसे देते हैं, जैसे ये चालक हो और बाहर से ऊर्जा देने वाला है स्रोत से। यदि यह कनेक्टेड है, यहाँ कोई कुंजी लगी है, मान लेते हैं कुंजी की, तो कुंजी जब लगा देंगे तो धारा बहने लगी, कुंजी हटा देंगे, ऑफ कर देंगे, यदि निकाल देंगे मतलब ऑफ कर देंगे तो धारा बहना बंद हो जाएगी। तो सिंपल ऑफ सर्किट। अब इसमें और कुछ नहीं है, बस चालक और सेल। यहाँ है सेल और यह है चालक।
तो किसी सिंपल ऑफ सर्किट में या सिंपलेस्ट सर्किट में दो चीजों की आवश्यकता है, एक चालक की और एक सेल की। चालक में इलेक्ट्रॉन और धनायन। इलेक्ट्रॉन वैद्युत ऊर्जा के वाहक हैं और धनायन वैद्युत ऊर्जा के प्रतिरोधक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकते हैं। जो धनायन मुख्य रूप से प्रतिरोधक का कार्य कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन चालक का कार्य कर रहे हैं। तो अब सेल क्या कर रहा है, पता है कि जब वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, जब कनेक्ट करेंगे तो इसमें रासायनिक क्रिया होने लगेगी। फैराडे ने इसके बारे में बताया था कि कैसे जो है सेलों में जो है वैद्युत अभिक्रिया होगी। जिंक और कार्बन की हो सकती है, जिंक की हो सकती है। दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे और कोई सॉल्यूशन होगा, यानी कि सेलों में कौन सी क्रिया होती है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया होती है और सेल में होता क्या है, इसमें है दो इलेक्ट्रॉन, एक धन और एक ऋण, और इसमें वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया होगी, जिस पदार्थ को कहेंगे वैद्युत अपघट्ट। यहाँ तो है वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट्स। अब चालन का कार्य इतना आसान नहीं है, यहाँ बताएं कि चालन का कार्य आसान नहीं है, इसीलिए चालकों में जब ऊर्जा देंगे तो इनका प्रवाह रोका जाएगा धनायनों के द्वारा। तो रोके जाने को संकेत करने में से स्मूथ पाथ नहीं है, बल्कि इस तरह का उबड़-खाबड़ रास्ता है जिससे होकर भी जाना है। इसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोधक यानी अंग्रेजी में कहेंगे रेजिस्टर। और रेजिस्टर का गुण है रेसिस्टेंस। रेजिस्टर का गुण है रेसिस्टेंस, ANC आगे। जैसे कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस, उसी प्रकार रेजिस्टर है तो इसका गुण हो गया रेसिस्टेंस, जो प्रतिरोधक का गुण है ना। और ये कंपोनेंट है, प्रतिरोधक के कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा जो है सेलों में वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह वैद्युत ऊर्जा जो है इस चालक को दी जाएगी और चालक में इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे और इनका प्रवाह वैद्युत धारा के वैद्युत इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है, यानी धन से ऋण की तरफ प्रवाहित होगी सेल के बाहर धारा, अंदर ऋण से धन की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किस दिशा में होंगे, ठीक इसका उल्टा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा वैद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। तो आप किसी भी सेल को लगा देंगे तो वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, ऐसा नहीं है। किसी भी चालक के सिरों पर अब यदि उसमें प्रतिरोध क्षमता ज्यादा है यानी प्रतिरोध ज्यादा है तो ऊर्जा हमें अधिक देनी पड़ेगी, जिससे कि प्रतिरोध को भी घटाया जा सके, प्रतिरोध को भी कम किया जा सके और साथ ही साथ प्रतिरोध कम किया जा सके, मतलब उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके और उसके बाद जो ऊर्जा दी जाएगी वो परिपथ में प्रवाहित होगी। यानी संपूर्ण ऊर्जा जो है परिपथ में प्रवाहित नहीं होगी, कुछ ऊर्जा का क्षय होगा और उस ऊर्जा के क्षय होने का कारण प्रतिरोधों का होना है। तो जैसे कोई सेल है, जैसे हम लोगों के पास जैसे मान लो 1.5 वोल्ट की सेल है तो मैक्सिमम इफिशियंसी 1.46 वोल्ट होती है इसकी, कि 0.04 वोल्ट जो है वो क्षय हो जाती है प्रतिरोधकों में बाहर। और सेलों में भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो
यहाँ भी इसे बता देते हैं कि इसके अंदर भी प्रतिरोधक है। तो सेल के द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में दी गई बाधा को आंतरिक प्रतिरोध और परिपथ में वैद्युत धारा के मार्ग में चालक के द्वारा दी गई बाधा को बाह्य प्रतिरोध कहेंगे। तो दो तरह के प्रतिरोधक हो गए, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक। आर क्या है? बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल से और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दर्शाएंगे। आंतरिक प्रतिरोध तो सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाएगी वह पूरे परिपथ में व्यय होगी। तो सेल के द्वारा किया गया कार्य सेल के बाहर परिपथ में किया, टोटल इसे कि सेल के बाहर किया गया कार्य बाह्य स्रोत के दिनों से होगा और सेल के अंदर किया गया कार्य हमें यह मालूम है अभी ध्यान है कि सेल का विद्युत वाहक बल परिभाषा एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि E बराबर W हो जाएगा। यदि Q बराबर 1 तो विद्युत वाहक बल E बराबर हम लिख लेंगे टोटल E बराबर बाहर, तो बाहर बाह्य विभवांतर और प्लस आंतरिक विभवांतर। E बराबर B बराबर लिखेंगे I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r लिखेंगे। तो सेल का विद्युत वाहक बल बराबर इतना हो गया। I कॉमन ले सकते हैं तो R प्लस स्मॉल r लिखेंगे। यह बाह्य विभवांतर है और यह आंतरिक विभवांतर है। बाह्य विभवांतर किसे कहेंगे? सेल के बाहर परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बाह्य विभवांतर और सेल के अंदर दो बिंदुओं के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच के विभवांतर को आंतरिक विभवांतर कहेंगे। तो यहाँ से धारा कितनी बराबर हो गई? I बराबर E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल। यदि कोई आदर्श सेल है तो स्मॉल r के बराबर 0, तो I बराबर E बाई R और बराबर कैपिटल V बाई R, जहाँ बाह्य विभवांतर और ये सेल का विद्युत वाहक बल है। तो बाह्य विभवांतर जो है बाह्य परिपथ में किया गया कार्य और आंतरिक विभवांतर मतलब आंतरिक सेल के अंदर किया गया कार्य। इन दोनों कार्यों का योगफल पूरे सेल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। यानी जितनी ऊर्जा दी जाती है वो पूरे परिपथ में ही है, उसका क्षय नहीं हो रहा है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से है जो हमने लिखा है कि पूरे परिपथ की ऊर्जा जो है वह नियत रहती है। सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा और सेल में विभिन्न कंपोनेंट्स जो हैं उनके सिरों पर व्यय ऊर्जा। तो इस प्रकार से एक चीज और हमने बताया कि आंतरिक प्रतिरोध यदि शून्य है, सेल में आंतरिक प्रतिरोध यदि ऐसे नहीं है, शून्य है, तो E बराबर है। यानी सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य विभवांतर के बराबर है। बाह्य विभवांतर को या विद्युत वाहक बल और V जो है वह टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD कहते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात बाह्य विभवांतर। तो इस प्रकार से सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा जो है वह कैसे व्यय होती है इसके बारे में बताया मैंने, और धारा कैसे प्रवाहित होती है, सेल किसे कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, यह बताया मैंने। और यह भी बताया कि सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर है यदि आंतरिक प्रतिरोध शून्य है। तो आंतरिक प्रतिरोध के शून्य होने की स्थिति में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात बाह्य विभवांतर जो है वह सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और एक स्थिति और है जब बाह्य विभवांतर टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा, जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है, यानी
जब परिपथ खुला, ओपन सर्किट यानी स्विच ऑफ। स्विच ऑफ यानी पूरा परिपथ, और स्विच ऑन माने बंद परिपथ। बंद परिपथ माने धारा बंद नहीं, बंद परिपथ माने स्विच इसका ऑन, तो स्विच ऑन तो धारा बहेगी। स्विच ऑफ यानी खुला, स्विच ऑफ यानी बंद परिपथ तो धारा नहीं बहेगी। यह ध्यान रखते रहेंगे। तो इस क्लास में इतना ही रहा, फिर आगे देखेंगे इसके बारे में आगे।